पटना शहर की हलचल के बीच वैशाली सिंह नाम की एक निडर पत्रकार अपने समाचार पोर्टल के लिए कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखती थी। उसने कई मुद्दों पर काम किया था, लेकिन उसका दिल हमेशा समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज बनने को कहता था। एक दिन उसे एक उपयुक्त सूचना न मिली। बिहार के एक बालिका गृह में बच्चियों के साथ बर्बरता हो रही है। इस खबर ने उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। वैशाली एक ईमानदार लेकिन आर्थिक तंगी से जूझती पत्रकार थी। उसका न्यूज पोर्टल ज्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन उसमें वह आग थी जो सिस्टम को झकझोर सकती थी। उसका मकसद सिर्फ खबर बनाना नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि समाज की आंखें खुलें। इस नए मामले ने उसमें वो जुनून भर दिया जो पत्रकारिता की आत्मा मानी जाती है। उसने इस खबर की तह तक जाने का निर्णय लिया। मामले की शुरुआत वैशाली के एक पुराने सूत्र के माध्यम से हुई, जिसने उसे बताया कि कुछ समय से एक बालिका गृह में बच्चियों की तबीयत खराब हो रही है और अचानक कुछ लड़कियां गायब भी हुई हैं, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस और प्रशासन ने सब कुछ रफा दफा कर दिया था। वैशाली को समझ में आ गया था कि यह सामान्य मामला नहीं है, यह सिस्टम की मिलीभगत का एक संगठित रूप हो सकता है। वैशाली ने अपनी टीम के साथ रिसर्च शुरू की। उसका साथ देने वाले थे उसके छोटे लेकिन समर्पित सहयोगी कृष्णा, जो टेक्निकल काम में माहिर था, और अदिति, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली रिपोर्टर थी। तीनों ने मिलकर स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटानी शुरू की। गांवों में जाकर उन्होंने उन परिवारों से बात की जिनकी बच्चियां कभी बालिका गृह गई थीं, पर फिर लौटकर नहीं आईं। यह सब बेहद संवेदनशील और खतरनाक था। खोजबीन के दौरान वैशाली को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन से लेकर बालिका गृह के कर्मचारी तक सबने दीवारें खड़ी कर दी। कई जगह उसे धमकियां दी गईं, उसकी गाड़ी का पीछा किया गया और यहाँ तक कि उसके न्यूज पोर्टल के सर्वर तक को हैक करने की कोशिश हुई। लेकिन वैशाली डरी नहीं। वह जानती थी कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक लड़की, पिंकी, जो किसी तरह उस बालिका गृह से भाग निकली थी, वैशाली से मिली। वह मानसिक रूप से बिखरी हुई थी, लेकिन उसने कुछ अहम बातें साझा की। उसने बताया कि कैसे उन्हें रात में नींद की दवाएं दी जाती थीं और फिर बड़े लोग आते थे, राजनेता, व्यापारी, अधिकारी, जो उनके साथ घिनौने काम करते थे। सुबह तक सब कुछ सामान्य कर दिया जाता था और बच्चियों को धमकाया जाता था। वैशाली को यह यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ एक बालिका गृह की क्रूरता का नहीं, बल्कि एक बड़े रैकेट का है जिसमें उच्च पदस्थ लोग शामिल हैं। लेकिन वह बिना सबूत के आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब उसका मकसद था सबूत जुटाना। उसने निर्णय लिया कि वह इस बालिका गृह में किसी रूप में प्रवेश करेगी, शायद एक सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक बनकर। यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन वैशाली पीछे हटने वाली नहीं थी। यह केवल एक रिपोर्ट की बात नहीं थी। यह बच्चियों की जिंदगी, इंसाफ और सिस्टम के खिलाफ जंग थी। इसी संघर्ष, हिम्मत और सच्चाई की मशाल के साथ वैशाली की जंग शुरू होती है, जो एक पत्रकार से कहीं आगे जाकर समाज को झकझोर देने वाली कहानी बनती है। वैशाली ने अब ठान लिया था कि उसे इस बालिका गृह के भीतर तक पहुंचना ही होगा। बाहर बैठकर सिर्फ कहानियां लिखने का वक्त नहीं था, बल्कि सच्चाई की धड़कनों को महसूस करने की जरूरत थी। उसने अपनी पुरानी जान पहचान और सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक एनजीओ के माध्यम से एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता की भूमिका में बालिका गृह में प्रवेश पाने की योजना बनाई। शुरुआत में कुछ अड़चनें आईं, लेकिन उसकी योजना धीरे धीरे कारगर साबित हुई। वह स्वाति नाम से एक स्वयं सेविका बनकर बालिका गृह में दाखिल हुई। पहली बार जब वह उस परिसर में दाखिल हुई तो उसे वहां की हवाओं में सन्नाटा और डर महसूस हुआ। बच्चियां उसकी ओर देखने से भी कतराती थीं, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। उनकी आंखों में जो दर्द और खामोशी थी, वह आम नहीं थी। वैशाली को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि यहाँ कुछ बहुत गहरा और भयानक चल रहा है। धीरे धीरे वैशाली ने बच्चियों का विश्वास जीतने की कोशिश की। वह उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती, कहानियां सुनाती, खिलौने लाकर देती और कोशिश करती कि वह खुद को सुरक्षित महसूस करें। एक एक करके कुछ बच्चियां उसकी ओर खुलने लगी। वे छोटी छोटी बातें बताने लगी, जैसे रात में किसी अजनबी अंकल के आने पर उन्हें डर लगता है,
या खाने में अजीब स्वाद वाली चीजें मिलाई जाती हैं। इन्हीं संकेतों से वैशाली को यकीन हो गया कि उसके संदेह सही हैं, लेकिन अब उसे ठोस सबूत चाहिए थे। बिना सबूत के उसके आरोप महज अफवाह माने जाते। इस बीच बाहर उसकी टीम कृष्णा और अदिति बैकएंड पर पूरी मजबूती से काम कर रही थी। कृष्णा ने पुराने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों की पहचान करनी शुरू की जो अक्सर इस बालिका गृह में आते थे। उनमें से कई चेहरे नामी व्यापारी, स्थानीय नेताओं और कुछ वरिष्ठ सरकारी अफसरों के थे। बालिका गृह की संचालिका रेवती सतर्क हो गई थी। उसे वैशाली पर शक होने लगा था कि यह महिला सामान्य स्वयंसेविका नहीं है। रेवती एक चालाक महिला थी जिसने वर्षों से यह रैकेट चला रखा था और उसके बड़े बड़े रसूखदारों से गहरे संबंध थे। उसने वैशाली पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। इस दौरान वैशाली ने एक बेहद चौंकाने वाला वाकया देखा। एक रात एक छोटी बच्ची रीना अचानक गुम हो गई। जब वैशाली ने पूछा तो उसे टाल दिया गया। अगले दिन बच्चियों को बताया गया कि रीना को कोई रिश्तेदार लेने आया है, जबकि सभी को पता था कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। यह घटना वैशाली के लिए अलार्म की तरह थी। उसने अब रिकॉर्डिंग डिवाइस और मिनी कैमरा अपने साथ छिपाकर रखना शुरू किया। जल्द ही एक रात वैशाली ने एक डरावनी सच्चाई को कैमरे में कैद कर लिया। कुछ प्रभावशाली लोग रात को वहां आए और बच्चियों को एक एक करके कमरे में ले जाया गया। वैशाली ने यथासंभव दूरी बनाकर कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर ली। हालांकि चेहरों की पहचान साफ नहीं थी, लेकिन यह वीडियो यह साबित करने के लिए काफी थी कि बालिका गृह में कुछ अमानवीय घटित हो रहा था। वैशाली को पता था कि उसे अब बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो उसका और बच्चियों का जीवन खतरे में पड़ सकता था। उसे लगातार धमकी भरे इशारे मिलने लगे। कभी उसके कमरे में ताले से छेड़छाड़ होती तो कभी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। एक बार तो उसकी नोटबुक जला दी गई। लेकिन वैशाली न रुकी न झुकी। उसने अपने कैमरे की फुटेज सुरक्षित करते हुए आदिति को बाहर भेज दी ताकि सबूत पुलिस और मीडिया के हाथ तक पहुंचे। लेकिन उसे इस बात की आशंका भी थी कि अगर वह सीधे पुलिस के पास जाती है तो यह मामला दबा भी दिया जा सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वह सबसे पहले एक जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। अब कहानी ने रफ्तार पकड़ ली थी। इधर वैशाली सबूत इकट्ठा कर रही थी, उधर रेवती और उसके पीछे खड़े ताकतवर लोग वैशाली की सच्चाई को जानने के करीब पहुंचने लगे थे। यह अबानी के पथ किसी लड़ाई नहीं थी। यह अब इंसाफ और सच सच्चाई बनाम सिस्टम और ताकत की सीधी टक्कर थी। वैशाली को यह एहसास हो गया था कि अगर वह अब एक भी गलती करती है तो पूरा सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और उसी के साथ खत्म हो जाएगी बच्चियों की आखिरी उम्मीद। वैशाली ने अब तक जितना भी किया था वह एक खतरनाक चक्रव्यूह में प्रवेश करने जैसा था, जिसमें बाहर निकलने का रास्ता कठिन था, लेकिन अंदर बने रहना उससे भी ज्यादा जोखिम भरा। बालिका गृह में जो सच्चाई वह देख और समझ चुकी थी, वह न सिर्फ उसके करियर की सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती थी, बल्कि उन बच्चियों के जीवन का इकलौता उद्धार भी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थीं। अदिति बाहर सबूत के साथ दिल्ली के अपने पुराने सहपाठी मानवाधिकार वकील साहिल खन्ना से मिलने गई, जो कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने में उसकी मदद कर सकता था। अदिति और साहिल ने मिलकर फुटेज, बालिका गृह के दस्तावेज और चश्मदीद बच्चियों के संभावित बयान की सूची इकट्ठी की। लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही इस मामले को दबाने की ताकत कई हाथों में है। उधर बालिका गृह में वैशाली की गतिविधियों पर रेवती और उसके कर्मचारियों की नजरें तेज हो गई थीं। उन्होंने वैशाली के कमरे की तलाशी ली। हालांकि वैशाली ने अपने सारे सबूत पहले ही बाहर भिजवा दिए थे, लेकिन रेवती को यकीन हो चला था कि यह औरत सामान्य कार्यकर्ता नहीं हो सकती। तभी एक शाम को जब वैशाली लाइब्रेरी में अकेली थी, एक अजनबी पुरुष वहां घुसा। उसने वैशाली को चेतावनी दी, बहुत देखा आपने, अब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना जो तुम्हारा होगा वो किसी को बताने के काबिल नहीं बचोगी। उसकी आंखों में क्रूरता थी। वैशाली कांप उठी।
लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। बाहर निकलते ही उसने आदित्य को कॉल किया और बताया कि अब वक्त आ गया है, जल्द से जल्द कोर्ट जाना होगा। पर सब इतना आसान नहीं था। उसी रात वैशाली को बालिका गृह के एक स्टाफ मेंबर ने चुपके से बुलाया। वह व्यक्ति वर्षों से वहां काम कर रहा था, लेकिन अब अपनी आत्मा से हार चुका था। उसने वैशाली को बताया कि पिछले 6 वर्षों में लगभग 13 बच्चियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी हैं। कभी उन्हें किसी रिश्तेदार के आने की बात कहकर ले जाया गया, कभी किसी संस्था में ट्रांसफर बताया गया, लेकिन उनके बाद कभी कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई पूछताछ नहीं हुई। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि बालिका गृह में आने वाले कई मेहमानों के नाम पर पर्दा डालने के लिए फर्जी विजिटर रजिस्टर रखा जाता है। असली रजिस्टर सिर्फ रेवती और ऊपर बैठे 2 लोगों के पास है, एक लोकल मंत्री और दूसरा शहर का नामी बिल्डर, जिनके पैसे से यह जगह दिखावटी रूप से चलती थी। वैशाली ने उस कर्मचारी से असली रजिस्टर की एक झलक मांगी। काफी मिन्नतों और भरोसा दिलाने के बाद वह कर्मचारी अगले दिन रात को रजिस्टर का एक पन्ना चोरी छिपे ले आया और वैशाली को दे दिया। उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम दर्ज थे, एक मौजूदा विधायक, एक रिटायर्ड डीएसपी, एक प्रमुख अखबार का स्थानीय संपादक और एक धार्मिक ट्रस्ट का प्रमुख। यह दस्तावेज अब गेम चेंजर बन सकता था। अगली सुबह वैशाली ने जैसे तैसे बालिका गृह से बहाना बनाकर बाहर निकलने का मौका लिया और सीधे आदित्य से मिली। वे दोनों सीधे साहिल खन्ना के पास गईं। साहिल अब इस केस को लेकर गंभीरता से जुट गया। वह समझ गया था कि यह मामला सिर्फ बाल शोषण का नहीं, बल्कि सत्ता के उस सड़े हुए ढांचे का भी था जो कमजोरों को चुप करा देने में माहिर है। साहिल ने फैसला किया कि वह इस केस को पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में दाखिल करेगा, जिसमें न सिर्फ बालिका गृह बंद करने की मांग होगी, बल्कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच भी आवश्यक होगी। उन्होंने याचिका तैयार की और सबूतों के साथ कोर्ट में पेश कर दी। लेकिन जैसा कि वैशाली ने सोचा था, विरोध की आंधी आनी तय थी। जनहित याचिका दाखिल होते ही सिस्टम में हलचल मच गई। राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को जवाबदेही के डर से पसीना छूटने लगा। कुछ मीडिया चैनलों ने इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ स्वतंत्र पोर्टल्स और पत्रकारों ने इसे प्रमुखता से उठाया। तभी वैशाली को एक और झटका लगा। उसके पोर्टल के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। टीम पर इनकम टैक्स और फर्जी मामलों की नोटिस आने लगी। और इससे भी खतरनाक बात, वैशाली के माता पिता को उनके गांव में धमकाया गया। उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई और उनके घर के बाहर अजनबियों की आवाजाही बढ़ गई। सिस्टम अब खुलकर उसकी दुश्मन बन चुका था। पर वैशाली जानती थी, अगर वह इस समय पीछे हटी तो न सिर्फ बच्चियां हार जाएंगी, बल्कि वो खुद भी कभी अपने पत्रकार धर्म को माफ नहीं कर पाएगी। इस लड़ाई में उसका साथी अब सिर्फ आदित्य और साहिल नहीं, बल्कि वो सैकड़ों आवाजें थीं जिन्हें समाज ने सालों से दबा रखा था। अब वक्त आ गया था कि इस जहर के खिलाफ जहर नहीं, बल्कि सच की दवा तैयार की जाए, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी क्यों ना हो। पटना हाईकोर्ट के गलियारों में उस दिन असाधारण सन्नाटा था जब साहिल खन्ना ने वैशाली और आदित्य के साथ मिलकर बच्चियों के शोषण के मामले में जनहित याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन सारे सबूतों को संलग्न किया, वीडियो फुटेज, चश्मदीद गवाहियों के अंश, विजिटर रजिस्टर की कॉपी और सबसे अहम, गायब बच्चियों की सूची। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए। मीडिया में इस खबर की हल्की सी गूंज हुई, लेकिन ज्यादातर चैनल इस विषय को छूने से भी कतरा रहे थे। राजनीतिक दबाव, विज्ञापनदाता कंपनियों के हित और बड़े बड़े चेहरे इसमें शामिल थे। फिर भी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स ने वैशाली की रिपोर्ट्स को सामने लाना शुरू किया। जनता का गुस्सा उबलने लगा। स्कूलों और कॉलेजों में छात्र संगठन मार्च निकालने लगे और कई एनजीओ अदालत में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल करने लगे। इसी बीच बालिका गृह की संचालिका रेवती के इशारे पर वैशाली के खिलाफ षड्यंत्र तेज हो गया। एक फर्जी वीडियो सामने आया जिसमें वैशाली को कथित रूप से किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में शामिल दिखाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ताकि उसकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई जा सके।
कई चैनल्स ने उसे एजेंडा ड्रिवन पत्रकार करार दिया, लेकिन वैशाली ने हार नहीं मानी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उसने खुलकर कहा, मैं किसी पार्टी की नहीं, उन बच्चियों की आवाज हूं जिन्हें हम सबने सालों से अनसुना किया है। अगर मेरे पीछे झूठी कहानियां फैलाकर आप मुझे चुप कराना चाहते हैं तो जान लीजिए, मैं पत्रकार पहले हूं और इंसानियत की सिपाही बात तक रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी यह बात पूरे सोशल मीडिया पर छा गई। कई प्रमुख हस्तियों ने उसका समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की नजर इस केस पर पड़ने लगी। अब प्रशासन की ओर से दिखावटी कार्रवाई शुरू हुई। बालिका गृह पर अचानक छापा डाला गया, लेकिन छापे के पहले ही रात में वहां सबूत साफ कर दिए गए थे। कुछ कर्मचारी गायब हो गए, दस्तावेज जला दिए गए और उस कर्मचारी को जिसने वैशाली को रजिस्टर दिखाया था, रहस्यमयी ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया। यह कत्ल या हत्या वैशाली के लिए निजी आघात था। वह टूटी नहीं। उसने इस हत्या को अपने केस का हिस्सा बनाया और याचिका में शामिल किया कि गवाहों की सुरक्षा अनिवार्य है। साहिल ने अदालत से गवाह संरक्षण योजना की मांग की। अब अदालत ने विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए। यह एसआईटी राज्य पुलिस से स्वतंत्र थी और अदालत की निगरानी में काम करती थी। यह एक बड़ा मोड़ था। एसआईटी ने जांच शुरू की। धीरे धीरे कुछ छोटे कर्मचारियों से पूछताछ में कड़ियां खुलने लगी। 2 गार्डों ने कबूल किया कि रेवती उन्हें पैसे देकर बच्चियों को रात में विशेष कमरों में भेजने के लिए मजबूर करती थी। एक रसोइये ने बताया कि खाने में कभी-कभी दवा मिलाई जाती थी ताकि बच्चियां बेसुध रहें। वैशाली के पास अब सबूतों का बड़ा ढांचा बनने लगा था, लेकिन जैसे जैसे सच उजागर हो रहा था, खतरे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन अदिति पर सड़क पर हमला हुआ। वह बुरी तरह घायल हुई, लेकिन जिंदा बच गई। अस्पताल में उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही जिद, हम पीछे नहीं हटेंगे। साहिल को भी बार बार गुमनाम कॉल आने लगे। उन्हें कोर्ट से सुरक्षा मांगी गई। वैशाली के पोर्टल के ऑफिस को बंद करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया था, वे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही बच्चियां, जो अब तक डरी सहमी थीं, धीरे धीरे बोलने लगीं। एसआईटी के सामने 3 लड़कियों ने बयान दिए कि कैसे रात में उनके साथ शोषण होता था और उन्हें डराया जाता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें अस्पताल भेज दिया जाएगा, जहां से कोई नहीं लौटता। इन बयानों को रिकॉर्ड कर अदालत में पेश किया गया। अब अदालत का रुख और सख्त हो गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, अगर राज्य की मशीनरी बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है। देश का भविष्य खतरे में है और उसके रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। यह बयान पूरे देश में गूंज उठा। अब मामला किसी जिले या राज्य का नहीं रह गया था, यह राष्ट्रीय बहस बन गया था। और इस लड़ाई के केंद्र में थी वैशाली, एक पत्रकार जो किसी चैनल की स्टार नहीं थी, लेकिन सच्चाई की मशाल लिए पूरे सिस्टम से टकरा गई थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। लड़ाई अब और गहराई तक जाने वाली थी, उन नामों तक जो अब भी पर्दे के पीछे थे। बालिका गृह कांड अब राज्य भर की सुर्खियों में था। जनमानस में उबाल था, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा। एसआईटी की रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आने लगे थे, वे किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक थे। वैशाली ने जितना सोचा था, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा घिनौनी और गहरी थी। अब तक जांच में जिन चेहरों के नाम सामने आ रहे थे, वे न सिर्फ प्रभावशाली थे, बल्कि वर्षों से समाज में आदर्श की छवि बनाए हुए थे। एक विधायक जो महिला सुरक्षा की बात करता था, एक डीएसपी जो बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर था, एक उद्योगपति जो हर साल एनजीओ को मोटी रकम दान करता था। ये सब अब संदिग्ध सूची में थे। एसआईटी ने अदालत में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि बालिका गृह में पिछले 6 वर्षों में दर्जनों बच्चियां रहस्यमय तरीके से गायब हुईं। रजिस्टर में कई बार फर्जी हस्ताक्षर मिले और सीवीसी फुटेज रिकॉर्डिंग एरर्स के नाम पर मिटा दिए गए थे। बच्चों के खाने में ट्रैंक्विलाइजर और स्लीपिंग पिल्स मिलाई जाती थीं। 3 नाबालिग लड़कियों ने नाम लेकर बताया कि किस नेता और व्यापारी ने उनके साथ क्या किया। इन तथ्यों के उजागर होते ही राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई।
सरकार ने अपने बचाव में कहा कि हमने पहले ही एसआईटी गठित कर दी थी। इसका मतलब है हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। लेकिन जनता अब इस डैमेज कंट्रोल को समझ चुकी थी। इस बीच वैशाली को एक बड़ा अवसर और संकट दोनों एक साथ मिले। एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म ने उससे संपर्क किया और कहा कि वे इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं जिसमें वैशाली की भूमिका प्रमुख होगी। उन्हें लगा कि यह वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को उठाने का एक रास्ता है, लेकिन साथ ही यह जोखिम भी था, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो सरकार इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि का रूप दे सकती थी। अदिति और साहिल से विचार विमर्श के बाद वैशाली ने हामी भरी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कोई ड्रामेटाइजेशन या भावनात्मक खेल नहीं होगा, सिर्फ तथ्य और सच्चाई। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग चुपचाप शुरू हुई। वैशाली ने गवाहों की पहचान गोपनीय रखते हुए इंटरव्यू दिए, घटनाओं का क्रम बताया और दस्तावेज साझा किए। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। बालिका गृह की संचालिका रेवती फरार हो गई। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार करने का आदेश निकाला, तब तक वह गायब हो चुकी थी। कुछ सूत्रों ने बताया कि उसे एक राजनेता ने अपने फार्म हाउस में छिपा रखा है, जबकि कुछ ने कहा कि वह नेपाल भागने की फिराक में है। लेकिन एक बात साफ थी, अब भी सिस्टम के अंदर उसे बचाने वाले लोग मौजूद थे। एसआईटी ने उसकी संपत्तियों को सील करना शुरू किया और लुकआउट नोटिस जारी किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अगर रेवती पेश नहीं हुई तो उसे फरार अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उधर वैशाली की निजी जिंदगी भी इस तूफान से अछूती नहीं रही। उसके परिवार पर चौतरफा दबाव था। कभी किसी रिश्तेदार को पुलिस पूछताछ के बहाने तंग किया जाता, कभी उसके माता पिता को गांव में बदनाम करने की कोशिश होती। लेकिन वैशाली ने अब तय लिया था, वह न टूटेगी न झुकेगी। इसी बीच आदित्य को एक गुप्त सूचना मिली। एक अनाथालय की पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जो रेवती और नेताओं की संलिप्तता को सीधे तौर पर जोड़ते हैं। आदित्य ने उस महिला से संपर्क किया, उसे विश्वास दिलाया और बहुत मुश्किल से वह तैयार हुई वीडियो सौंपने को। वीडियो मिलने के बाद जब वैशाली ने उन्हें देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसमें न सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के चेहरे थे, बल्कि बच्चियों की पीड़ा भी साफ दिख रही थी। यह सबूत निर्णायक थे और अगर इन्हें सही तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया गया तो पूरे तंत्र की नींव हिल सकती थी। साहिल ने यह वीडियो कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में पेश करने की तैयारी शुरू की। उन्होंने गवाह सुरक्षा योजना को लागू करने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है कि बड़ी मछलियों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। पर उसी रात एक नया झटका लगा। साहिल की कार पर बम से हमला हुआ। वो बाल बाल बचा, लेकिन यह साफ हो गया कि अब बात जान पर आ गई है। ये लोग डर से नहीं, ताकत से लड़ते हैं और उनकी ताकत कानून से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन अगली सुबह साहिल ने मीडिया के सामने आकर साफ कहा, हम डर से नहीं, सच से चलते हैं। अगर हमें खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो हम हर जगह से खड़े हो जाएंगे। कल अदालत में, परसों संसद में और हर नागरिक की आवाज में। यह सिर्फ केस नहीं, आंदोलन है। अब मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और यूएन चाइल्ड राइट्स काउंसिल ने भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी। देश एक निर्णायक मोड़ पर था और वैशाली, जो कभी सिर्फ एक स्थानीय रिपोर्टर थी, अब पूरे देश में सच्चाई की प्रतीक बन चुकी थी। जैसे जैसे जांच की परतें खुलती गईं, यह स्पष्ट होता गया कि बालिका गृह की यह कहानी सिर्फ एक संस्था या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं थी। यह पूरी व्यवस्था के उस स्याह चेहरे की झलक थी जो सत्ता, पैसे और पाखंड के गठजोड़ से बना था। वैशाली, साहिल और आदिति ने अब यह लड़ाई आग साई एक किस लोकल केस से निकालकर राष्ट्रीय बहस में तब्दील कर दी थी। साहिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया था कि राज्य स्तर पर जांच को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। 2. गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है। 3. आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ितों को धमकाया जा रहा है। 4. मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस खबर को दबा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा
और कहा कि यह केस सिर्फ बिहार या किसी राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा से जुड़ा है। यदि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो कोई नागरिक सुरक्षित नहीं। अदालत ने केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी और कहा कि वह खुद इस केस की निगरानी करेगी। यह एक ऐतिहासिक कदम था। इस बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। कई मंत्रियों के नाम बालिका गृह से जुड़ने के संदेह में सामने आ रहे थे। यह भी एक दुखद घटना है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सीबीआई जांच के लिए केंद्र से अनुरोध करेंगे। यह वही सरकार थी जो पहले इस केस को एक्सैजरेटेड मीडिया हाइप बता रही थी, लेकिन अब सच्चाई को दबाना नामुमकिन था। अंततः 14 दिन की खोजबीन के बाद रेवती एक सुदूर गांव के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर ली गई। वह वहां एक नेता के करीबी के संरक्षण में रह रही थी। पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो रेवती अकेली नहीं थी। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और एक डायरी मिली जिसमें कोडवर्ड्स में नाम दर्ज थे। इनमें से कई नाम एसआईटी की लिस्ट से मेल खाते थे। यह डायरी अब केस का सबसे अहम सबूत बन गई। रेवती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने चौंकाने वाली बात कही। मैं अकेली नहीं थी, मैं सिर्फ मोहरा थी। जो असली लोग हैं उन्हें आप पकड़ भी नहीं सकते। उसके इस बयान ने मीडिया और जनता के बीच खलबली मचा दी। बालिकाओं की पहचान और न्याय, जिन बच्चियों ने साहस करके अपने बयान दिए थे, उन्हें अब कोर्ट द्वारा गवाह सुरक्षा योजना के तहत विशेष शेल्टर होम में रखा गया। अदिति उनकी देखरेख कर रही थी। उनमें से एक लड़की 14 वर्षीय श्रेया ने आगे आकर कहा, हम सोचते थे कि दुनिया हमें भूल गई है, लेकिन दीदी वैशाली आई और हमें आवाज दी। अब हमें डर नहीं लगता। इस बयान ने देश भर के लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। अब यह केस सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं था। देश भर के कॉलेजों में स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने लगे। महिला संगठनों ने मार्च निकाले। कई मशहूर हस्तियों ने खुलकर वैशाली का समर्थन किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में सेव आवर डॉटर्स नाम से कैंपेन शुरू हो गया। लाखों लोगों ने ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी 3 महिलाएं। 1. वैशाली पत्रकारिता की धार। 2. अदिति साहसी साथी और सामाजिक कार्यकर्ता। 3. श्रेया पीड़िता, जो अब प्रतिरोध की प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन सत्ता इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। एक शाम वैशाली के खिलाफ एक पुराना केस निकालकर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि उसने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी फिर से पुराने एजेंडे के तहत उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन अब लोग जाग चुके थे। इस बार ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर आई स्टैंड विद वैशाली ट्रेंड करने लगा। कई युवा पत्रकारों ने एकजुट होकर वैशाली प्रेस कलेक्टिव नामक नेटवर्क बनाया, जो इस तरह के जमीनी संघर्षों को समर्थन देगा। एक नया मोड़, इनसाइडर का कबूलनामा। इस सबसे बीच एक और विस्फोटक खुलासा हुआ। एक मंत्री के निजी सचिव ने सामने आकर वीडियो में कहा, मैंने देखा है कैसे उन बच्चियों को रात में कार में लादकर फार्म हाउस ले जाया जाता था। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं अब यह बोझ नहीं सह सकता। उसकी गवाही ने केस को ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां अब गिरफ्तारी सिर्फ छोटे कर्मचारियों की नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक होने वाली थी। अब निर्णायक लड़ाई करीब थी, वैशाली ने कहा। यह सिर्फ बालिका गृह का मामला नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का एक्सरे है जिसमें गरीब की बेटी सबसे आसान शिकार है। अगर हम अब नहीं लड़े तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। रेवती की गिरफ्तारी, मंत्री के सचिव का कबूलनामा और श्रेया जैसी साहसी लड़कियों की खुली गवाही ने अब पूरे केस को निर्णायक दिशा में मोड़ दिया था। सत्ता की परतों को अब खुलने से कोई नहीं रोक सकता था। जनता, मीडिया और न्यायपालिका तीनों अब जाग चुके थे। पर यह जागरूकता जितनी उम्मीद जगाने वाली थी, उतनी ही खतरनाक भी। केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई को केस सौंपा गया। यह वही मांग थी जिसे वैशाली और साहिल शुरुआत से कर रहे थे।
लेकिन अब जब सीबीआई ने केस हाथ में लिया तो सबसे पहले उसने एसआईटी की सारी रिपोर्ट्स, दस्तावेज और वीडियो साक्ष्य अपने कब्जे में लिए। सीबीआई की जांच का पहला ही दिन देश भर की सुर्खियों में था। जांच एजेंसी ने साफ किया कि वह जीरो कॉम्प्रोमाइज नीति पर काम करेगी और कोई भी नाम, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। सीबीआई ने सबसे पहले 3 वीआईपी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। 1 राज्य के पूर्व मंत्री, 2 स्थानीय पुलिस अधीक्षक एसपी, 3 एक प्रसिद्ध उद्योगपति। पूछताछ के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। मीडिया में यह अभूतपूर्व घटना थी। 3 ऐसे चेहरे जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटियों की सुरक्षा के वादे करते थे, वे अब आरोपियों के कटघरे में थे। सीबीआई ने साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया कि बालिका गृह की सभी पीड़ित बच्चियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। सरकार को आदेश मिला कि वह हर पीड़िता के लिए पुनर्वास और शिक्षा योजना तैयार करे। वैशाली और अदिति ने इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रुचि ली। उन्होंने न सिर्फ सरकार को सुझाव दिए, बल्कि कुछ एनजीओ के साथ मिलकर उन बच्चियों को थेरेपी, कानूनी मदद और शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की। अदिति ने कहा, इन बच्चियों की जिंदगी सिर्फ कोर्ट में गवाही देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इन्हें नई जिंदगी दी जानी चाहिए, सम्मान, शिक्षा और सपनों के साथ। इस केस की गूंज अब विदेशों तक पहुंच चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यूनिसेफ और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने भारत सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। संयुक्त राष्ट्र के चाइल्ड राइट्स डिवीजन ने इस केस को ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन की श्रेणी में रखा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की। आयोग की प्रमुख ने बयान दिया, यह सिर्फ एक राज्य की विफलता नहीं है, यह पूरे सिस्टम की नैतिक हार है। हम इस केस में न्याय की मांग करेंगे, किसी भी कीमत पर। जैसे जैसे न्याय के रास्ते मजबूत होते गए, वैशाली पर निजी हमले भी बढ़ते गए। सोशल मीडिया पर उसके चरित्र को लेकर झूठे आरोप फैलाए जाने लगे। कभी उसके कॉलेज जीवन के पुराने फोटो वायरल किए जाते, तो कभी उसकी फर्जी ऑडियो क्लिप्स। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं थी। जहां कुछ लोग इन अफवाहों को फैला रहे थे, वहीं हजारों लाखों लोग वैशाली के समर्थन में एकजुट हो चुके थे। उसकी सच्चाई और साहस ने पूरे देश में जागरूकता फैला दी थी। एक और बड़ा खुलासा, गायब बच्चियों की फाइल। सीबीआई की जांच में जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक बेहद खौफनाक तथ्य सामने आया। बालिका गृह की 6 साल की रिपोर्ट में दर्ज 42 बच्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वे ट्रांसफर के नाम पर गायब कर दी गई थीं और कोई दस्तावेज नहीं था जो उनके अस्तित्व की पुष्टि करता। सीबीआई ने तुरंत विशेष फॉरेंसिक टीम के साथ उस जगह खुदाई करवाई जहां एक पूर्व कर्मचारी ने बताया था कि कभी-कभी जो नहीं माने उन्हें वहीं सुला दिया जाता था। यह खुदाई भयावह थी। जमीन के नीचे से कई अधजली हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े निकले। डीएनए जांच शुरू हुई और यह पुष्टि हुई कि उनमें से कुछ अवशेष बच्चियों के थे जिनका नाम गायब सूची में था। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। अब यह केस यौन शोषण से आगे जाकर हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध का रूप ले चुका था। प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी। देश भर में इस केस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जब मानव हड्डियों की पुष्टि हो गई, तब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से इस केस पर कहा, देश की बेटियां हमारी जिम्मेदारी हैं। हम दोषियों को सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। कानून अपना काम करेगा, चाहे अपराधी कोई भी हो। लेकिन अब जनता के लिए सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं थी। लोग ठोस नतीजे चाहते थे। अंततः चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 600 पेज की चार्जशीट दायर की, जिसमें 17 आताए प्रमुख आरोपी नामजद थे। 9 सरकारी अफसरों की भूमिका दर्ज की गई थी। रेवती को मुख्य मास्टरमाइंड बताया गया था और 3 नेताओं के नामों को राज्य प्रायोजित अपराध में संलिप्तता श्रेणी में रखा गया। अब कोर्ट की सुनवाई का दौर शुरू होने वाला था। सबूतों की कसौटी, गवाहों की हिम्मत और सिस्टम की असल परीक्षा। वैशाली कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी थी। आंखों में थकावट थी, लेकिन आत्मा में जो तेज था वह अडिग था। उसने आदिति से कहा,
अब एक साय, ये केस हमारा नहीं रहा। ये उन बच्चियों का है जिन्होंने मरा जाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। हमें अब उनकी रिश्ते मजबूत होते गए। वैशाली पर निजी हमले भी बढ़ते गए। सोशल मीडिया पर उसके चरित्र को लेकर झूठे आरोप फैलाए जाने लगे। कभी उसके कॉलेज जीवन के पुराने फोटो वायरल किए जाते, तो कभी उसकी फर्जी ऑडियो क्लिप्स। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं थी। जहां कुछ लोग इन अफवाहों को फैला रहे थे, वहीं हजारों लाखों लोग वैशाली के समर्थन में एकजुट हो चुके थे। उसकी सच्चाई और साहस ने पूरे देश में जागरूकता फैला दी थी। एक और बड़ा खुलासा, गायब बच्चियों की फाइल। सीबीआई की जांच में जब रिकॉर्ड खंगाले गए, तो एक बेहद खौफनाक तथ्य सामने आया। बालिका गृह की 6 साल की रिपोर्ट में दर्ज 42 बच्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वे ट्रांसफर के नाम पर गायब कर दी गई थीं, और कोई दस्तावेज नहीं था जो उनके अस्तित्व की पुष्टि करता। सीबीआई ने तुरंत विशेष फॉरेंसिक टीम के साथ उस जगह खुदाई करवाई जहां एक पूर्व कर्मचारी ने बताया था कि कभी-कभी जो नहीं माने उन्हें वहीं सुला दिया जाता था। यह खुदाई भयावह थी। जमीन के नीचे से कई अधजली हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े निकले। डीएनए जांच शुरू हुई और यह पुष्टि हुई कि उनमें से कुछ अवशेष बच्चियों के थे जिनका नाम गायब सूची में था। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। अब यह केस यौन शोषण से आगे जाकर हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध का रूप ले चुका था। प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी। देश भर में इस केस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जब मानव हड्डियों की पुष्टि हो गई, तब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से इस केस पर कहा, देश की बेटियां हमारी जिम्मेदारी हैं। हम दोषियों को सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। कानून अपना काम करेगा, चाहे अपराधी कोई भी हो। लेकिन अब जनता के लिए सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं थी। लोग ठोस नतीजे चाहते थे। अंततः चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 600 पेज की चार्जशीट दायर की, जिसमें 17 आकाय प्रमुख आरोपी नामजद थे। 9 सरकारी अफसरों की भूमिका दर्ज की गई थी। रेवती को मुख्य मास्टरमाइंड बताया गया था और 3 नेताओं के नामों को राज्य प्रायोजित अपराध में संलिप्तता श्रेणी में रखा गया। अब कोर्ट की सुनवाई का दौर शुरू होने वाला था। सबूतों की कसौटी, गवाहों की हिम्मत और सिस्टम की असल परीक्षा। वैशाली कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी थी। आंखों में थकावट थी, लेकिन आत्मा में जो तेज था वह अडिग था। उसने आदित्य से कहा, अब एक साय, ये केस हमारा नहीं रहा। ये उन बच्चियों का है जिन्होंने मरा जाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। हमें अब उनकी आवाज बनकर अंतिम दम तक लड़ना है। जैसे जैसे चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा अदालत में आगे बढ़ा, निगाहें अब इस केस की कानूनी प्रक्रिया पर टिक गई थी। एक और आरोपियों की कानूनी टीम लगातार तकनीकी दांव पेचों से केस को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर पीड़िताओं की ओर से साहिल और उनकी टीम मजबूत तथ्यों और गवाहों के साथ अदालत में हर मोर्चे पर डटे हुए थे। सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में मानव तस्करी, हत्या, बलात्कार, बाल अधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, साक्ष्य मिटाने की साजिश और पद का दुरुपयोग जैसे गंभीर धाराएं थीं। यह एक ऐसा मुकदमा बन चुका था जो केवल एक आपातता को एक भ्रष्ट तंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहा था। अदालत में एक एक कर उन बच्चियों की गवाही दर्ज की जाने लगी जिन्होंने अत्याचारों को झेला था। साहस के साथ उन्होंने अपने शोषण की कहानी बयान की। कई गवाहों ने उन राजनेताओं और अधिकारियों की पहचान अदालत में की जो उनकी जिंदगी को नर्क बनाने में शामिल थे। यह प्रक्रिया भावनात्मक रूप से बहुत कठिन थी, लेकिन हर गवाही उस व्यवस्था को तोड़ने का एक हथियार बनती जा रही थी। गवाहों की सुरक्षा अब सीबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बन चुकी थी। विशेष न्यायिक निगरानी में सभी गवाहों को सुरक्षित रखा गया। इस प्रक्रिया ने अदालत को भी यह संकेत दिया कि यह केस सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संस्थागत शोषण का प्रमाण है। आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने बार बार प्रयास किया कि केस को राजनीतिक षड्यंत्र, सेंसेशनलिज्म, मीडिया ट्रायल और साजिश के दायरे में दिखाया जाए। उनका दावा था
कि पत्रकार वैशाली और उसकी टीम ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और असली अपराधियों से ध्यान हटाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा वे बालिकाओं की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सीबीआई द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियो फुटेज और रेवती की डायरी में दर्ज नामों ने बचाव पक्ष के इन दावों को कमजोर कर दिया। इस केस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर बनी हुई थी। यूनिसेफ ने भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास जताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पीड़ित बच्चियों की पहचान और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। भारत के कई पत्रकारों ने अब वैशाली की पत्रकारिता को एक आंदोलन की तरह देखना शुरू किया था। राष्ट्रीय मीडिया की एक बड़ी धारा अब जाग चुकी थी और वे इस केस को जनता के बीच लगातार उजागर कर रहे थे। कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री शोज ने इस केस के विभिन्न पहलुओं को लोगों के सामने रखा, जिससे दबाव लगातार बना रहा। वैशाली और आदित्य ने अब एक ट्रस्ट की स्थापना की, नवजीवन, जिसका उद्देश्य यौन शोषण पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने, पुनर्वास में सहायता करने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए काम करना था। इस पहल को देश भर से समर्थन मिला। कई स्वयंसेवी संस्थाएं, मनोवैज्ञानिक, वकील, शिक्षाविद और सामान्य नागरिक इस ट्रस्ट से जुड़ने लगे। यह आंदोलन अब सिर्फ एक केस नहीं, एक सामाजिक सुधार का प्रतीक बन चुका था। जैसे जैसे केस की जांच गहराई में गई, कई राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम सामने आने लगे। सत्ता पक्ष पर लगातार दबाव बना और कुछ नेताओं ने दल बदल कर विपक्षी पार्टियों का दामन थाम लिया। कुछ ने खुद को निर्दोष साबित करने की रणनीति के तहत पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह स्थिति इस बात का प्रमाण बन चुकी थी कि अब कोई भी सत्ता का व्यक्ति इस आग से अछूता नहीं था। सुनवाई के एक अहम दिन न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा, यह मुकदमा सिर्फ आरोपियों और पीड़ितों का नहीं, यह उस भरोसे की परीक्षा है जो समाज न्याय व्यवस्था पर करता है। यदि हम इस मामले में दोषियों को सजा नहीं दिला सके, तो यह संदेश जाएगा कि शक्तिशाली लोग कुछ भी करके बच सकते हैं। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई अब तेजी से पूरी की जाए और इस पूरे मामले को 1 साल के भीतर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। अब केस अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। न्याय की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि यह केस उदाहरण बनेगा, एक ऐसा उदाहरण जो बतलाएगा कि न्याय की लड़ाई भले लंबी हो, पर अगर संकल्प मजबूत हो तो अंधकार को भी परास्त किया जा सकता है। वैशाली, आदित्य और साहिल तीनों की भूमिका अब इतिहास में दर्ज होने वाली थी। अब केस अपने निर्णायक दौर में था। अदालत की कार्रवाई तेजी से चल रही थी। गवाहों के बयान पूरे हो चुके थे। वैज्ञानिक साक्ष्यों को पुख्ता माना गया था और अब अदालत के सामने था तर्कों की अंतिम जंग। सीबीआई ने यह साबित कर दिया था कि बालिका गृह एक सुनियोजित अपराध का केंद्र था, केवल रेवती और उसके कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक व्यवस्थित और संरक्षित अपराध तंत्र था जिसमें प्रशासन, राजनीति और पैसा तीनों की भूमिका उजागर हुई। अंतिम बहस, न्याय बनाम सत्ता। सीबीआई के वकीलों ने कोर्ट में स्पष्ट कहा, यह केस किसी एक संस्था की विफलता नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत है। आरोपी सिर्फ बलात्कारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिन्होंने कमजोर और मासूम बच्चियों को अपने लालच और सत्ता के लिए मिटा दिया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कोशिश की कि तकनीकी त्रुटियों, प्रक्रिया में कमजोरियों और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्धांत के तहत बचाव किया जा सके। उनके मुख्य तर्क थे कि गवाहों की याददाश्त और बयान में अंतर थे। 2, घटनाओं की तारीखें कुछ मामलों में स्पष्ट नहीं थीं। 3, सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्डिंग के एडिट होने की आशंका जताई गई। लेकिन सीबीआई ने सबूतों की श्रृंखला से यह सावधानीपूर्वक स्थापित किया कि कोई भी दोषी अकेले नहीं, बल्कि सुनियोजित नेटवर्क में शामिल था और किसी भी शंका की गुंजाइश नहीं छोड़ी। देश भर की जनता अब इस फैसले का इंतजार कर रही थी। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही चर्चा थी, क्या न्याय मिलेगा? बच्चियां जो आज किशोरावस्था की दहलीज पर थीं, अब यह देख रही थीं कि क्या उनकी हिम्मत व्यर्थ जाएगी।
या समाज उनके घावों को पहचान कर न्याय दिलाएगा? वैशाली अब भी मैदान में थी, चुप, शांत, पर उसकी आंखों में ज्वाला थी। अदिति उसके साथ थी, हाथ थामे। साहिल अदालत में आखिरी बहस के बाद शांत बैठा था, जैसे उसकी पूरी ऊर्जा इस लड़ाई में समर्पित हो चुकी हो। अदालत का फैसला, ऐतिहासिक क्षण। अंततः किससे कह आए? कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, एक सियासती मामला सापाग है जिसने समाज के नैतिक ताने बाने को चुनौती दी है। हमें सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत को भी जवाब देना है। इस न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित किया है, पास आया है। रेवती को उम्र कैद, यौन शोषण, मानव तस्करी और हत्या के मामलों में दोषी पाते हुए 5 सरकारी अधिकारियों को 20 वर्ष की सजा, अपराध छिपाने, साक्ष्य मिटाने और अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए। 3 राजनेताओं को 25 वर्ष की सजा, संरक्षण देने और अवैध लाभ लेने के लिए। 2 उद्योगपतियों को 10 वर्ष की सजा, आर्थिक लाभ के लिए अपराध में भागीदारी पर। न्यायालय ने साथ ही आदेश दिया कि पीड़िताओं को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, उन्हें उच्च शिक्षा और पुनर्वास के सभी अधिकार प्रदान किए जाए। नवजीवन ट्रस्ट को आधिकारिक रूप से इस पुनर्वास की निगरानी सौंपी जाए। यह फैसला केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। देश भर में जश्न जैसा माहौल था, लेकिन यह खुशी एक शांति की तरह थी, जिसमें आंसू, सम्मान और उम्मीद सब एक साथ थे। लोगों ने इसे न्याय दिवस घोषित कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया। स्टूडेंट्स ने वैशाली को रोल मॉडल मानना शुरू किया। मीडिया ने उसे जन न्याय की पत्रकारिता की नई परिभाषा कहा। कई संस्थाओं ने अदिति को बाल अधिकार संरक्षक के रूप में सम्मानित किया। फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता करार दिया, जबकि सत्ताधारी दल ने दावा किया कि न्याय की जीत उसी की नीति का परिणाम है। भले ही क्रेडिट लेने की होड़ लगी थी, लेकिन देश जानता था यह जीत उस जनता की थी जिसने आंखें मूंदने से इनकार किया, उस पत्रकार की थी जिसने झुकने से मना किया, और उन बच्चियों की थी जिन्होंने चुप्पी तोड़ी। फैसले के एक दिन बाद वैशाली ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा, यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। यह हादसा पहिया हर उस आवाज की जीत है जिसे दबा दिया गया था। ये बच्चियां अब सिर्फ पीड़िता नहीं, न्याय की प्रतीक हैं। हमारी लड़ाई खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। फैसले के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। बालिका गृह में होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध यह संघर्ष केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं था, यह समाज के अंतरात्मा को जगाने वाली पुकार थी। जब न्याय की घोषणा हुई तो वह केवल दोषियों की सजा नहीं थी, वह उन बच्चियों की मान्यता थी जिनकी आवाज कभी गूंजने ही नहीं दी गई थी। नवजीवन ट्रस्ट का विस्तार। वैशाली, अदिति और साहिल ने मिलकर नवजीवन ट्रस्ट को देश भर में विस्तार देना शुरू किया। यह ट्रस्ट अब सिर्फ एक राज्य या एक केस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया, जिसका उद्देश्य था यौन शोषण के पीड़ितों के लिए चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना, पुनर्वास के लिए शिक्षा, सुरक्षित आवास और रोजगार के अवसर देना, बाल संरक्षण नीतियों में सुधार हेतु नीति निर्माताओं से संवाद, और सबसे बड़ी बात, देश भर में जागरूकता फैलाना। कई अन्य राज्यों के बाल संरक्षण विभागों ने इस ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। न्यायपालिका ने भी इसे एक आदर्श के रूप में देखा और कई मामलों में नवजीवन ट्रस्ट को एमिक्स क्यूरी, अदालत का मित्र, के रूप में नामित किया। बालिका गृह की बच्चियां, जिन्होंने जीवन को केवल अत्याचार और भय की नजर से देखा था, अब नए जीवन की ओर बढ़ रही थीं। किसी ने वकील बनने का सपना देखा, किसी ने पत्रकार बनने का, कुछ ने सोशल वर्क को अपनाया और उन जैसी बच्चियों के लिए स्वयं सेवक बन गई। रेवती जैसे नाम अब अतीत का हिस्सा थे। अब याद किया जाता था श्रेया को, जो पहली बार चुप्पी तोड़कर सामने आई थी। याद की जाती थी वैशाली को, जो एक पत्रकार थी, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग ने क्रांति ला दी। अदिति को, जिसने सच्चाई को कागज से न्यायालय तक पहुंचाया। इस केस के बाद भारत में खोजी पत्रकारिता को एक नई प्रेरणा मिली।
कई युवा पत्रकार अब वैशाली को उदाहरण मानकर सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने लगे। उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन वैशाली ने हर मंच से यही कहा, यह सम्मान उनका है जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। मैं केवल एक माध्यम थी। उसने बड़े मीडिया घरानों से जुड़ने के प्रस्ताव ठुकरा दिए और एक स्वतंत्र न्यूज पोर्टल शुरू किया, तथ्यवृत्त, जो केवल जमीनी सच्चाई और जनहित के मुद्दों पर आधारित था। इस केस के प्रभाव से संसद में भी हलचल हुई। बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे सभी संरक्षण गृहों की केंद्रीय ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई। संसद में एक नई समिति बनी जो इस बात की समीक्षा करे कि बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम प्रभावी हैं या नहीं, बाल संरक्षण कानूनों में और क्या बदलाव आवश्यक है, और बाल गृहों की निगरानी के लिए कौन सी तकनीकी और पारदर्शी प्रणालियां लागू की जा सकती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने यह निर्णय लिया कि बालिका गृहों की सीसीटीवी फीड को एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण और पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य की गई। अदिति अब राज्य मानवाधिकार आयोग में विशेष परामर्शदाता बनी और बाल अधिकारों के क्षेत्र में नीति निर्माण में शामिल हो गई। साहिल ने सीबीआई में रहते हुए कई और संवेदनशील मामलों की जांच की और एक नई पहचान बनाई, एक ऐसा अफसर जो सिर्फ नियम नहीं, इंसानियत से काम करता है। इन दोनों ने साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की, संरक्षण संकल्प, जिसके अंतर्गत थाने स्तर पर बाल अपराधों की रिपोर्टिंग और शुरुआती जांच की प्रक्रिया को सरल, संवेदनशील और समयबद्ध बनाने के लिए प्रशिक्षण और डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराए गए। सबसे बड़ा परिवर्तन समाज के सोचने के तरीके में आया। पहले जहां यौन शोषण की घटनाओं को शर्म की तरह छुपाया जाता था, अब लोग खुलकर न्याय के लिए सामने आने लगे। कई स्कूलों में बाल यौन शोषण से जुड़ी जागरूकता कार्यशालाएं शुरू हुई। माता पिता ने बच्चों को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन और ग्रामीण पंचायतें भी इस विषय पर खुले मंचों का आयोजन करने लगीं। अब लोगों ने समझ लिया था, चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। कुछ वर्षों बाद वैशाली, अदिति और साहिल एक छोटे कार्यक्रम में एकत्रित हुए, जहां कुछ पूर्व पीड़िता बच्चियां अब वकालत, पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही थीं। वे सभी उस दिन मंच पर खड़ी थीं और तालियां बज रही थीं। वे अब किसी की दया या सहानुभूति की पात्र नहीं थीं, वे विजेता थीं। वैशाली ने मन से कहा, भक्षक हार गए। अब हर बच्ची की आंखों में उम्मीद की लौ जल रही है। हमने सिर्फ एक केस नहीं जीता, हमने विश्वास फिर से जिंदा किया है। इन्हें